हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ड्रैगन द्वारा नाम बदलने वाली हरकतों के बाद चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के गांव का दौरा करेंगे अमित शाह जी। जी हां, गृह मंत्री खुद अरुणाचल प्रदेश के गाँव का दौरा करने वाले हैं दोस्तों, और चीन को देंगे करारा जवाब। बताएंगे क्या है इससे जुड़ी बड़ी खबर, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे आपको जहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पर घुसा अफगानी संदिग्ध, मची अफरा तफरी, उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे जहां चीन के जाल में फंस चुका नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों का गरीबी से बुरा हाल। जी हां, लेकिन दोस्तों अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं, पासबुक से जुड़ी। तो दोस्तों आराम से बनने का वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ड्रैगन द्वारा नाम बदलने वाली हरकतों के बाद चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के गांव का दौरा करेंगे अमित शाह जी। होने वाला है कुछ बहुत बड़ा, बता दें हाल ही में चीन द्वारा अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के कई गाँव का नाम बदलकर चीनी भाषा में कर दिया गया था। एक तरह से चीन की ये हरकत अरुणाचल प्रदेश के इन गाँव पर अपना अधिकार जमाने के लिए थी। भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा विरोध करते हुए उसे खारिज भी कर दिया था। अब इसके बाद अमेरिका भी भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 10 और 11 अप्रैल को यानी कल और परसों अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, जिस दौरान वो भारत चीन सीमा से लगे एक गांव किबुथु में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही सीमा से लगे गांव की सुरक्षा और समस्याओं का जायजा भी लेंगे ताकि उसे और पुख्ता किया जा सके। गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के वास्ते 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय घटक के साथ जीवंत गांव कार्यक्रम यानी वीवीपी को मंजूरी दे दी है। वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गाँव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। पहले चरण में प्राथमिकता कवरेज के लिए आंध्र प्रदेश में 455 सहित 662 गाँव की पहचान की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी के निर्देश पर हाईटेक बनने वाले हैं ये सीमा के गाँव, और यही सबसे बड़ा कारण है कि अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश के उन गाँव में जा रहे हैं दोस्तों, और चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस प्रकार से चाइना ने अरुणाचल के शहरों के, गाँव के, कस्बों के नाम बदले हैं दोस्तों, अब अमित शाह जी यानी गृह मंत्री जी जा करके ये दिखा देंगे कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, कार्य करना पड़ता है। और वो जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी, और किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह जी का ये अरुणाचल दौरा चीन को सबसे बड़ा जवाब होने वाला है, तो दोस्तों कमेंट में बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है अमित शाह जी द्वारा जरूर लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो को आज जितना ज्यादा उसके व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा की तरह शेयर कर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर घुसा अफगानी संदिग्ध, मची अफरा तफरी। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर अफगानी संदिग्ध व्यक्ति के घुसने से अफरा तफरी मच गई। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान है। सवाल ये उठ रहा है कि पीएम आवास समेत पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आवास पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी एक संदिग्ध व्यक्ति वहां तक कैसे पहुंच गया। ये संदिग्ध किस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में घुसा। मीडिया रिपोर्टों में शनिवार को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। जियो न्यूज ने बताया कि सूत्रों ने कहा है कि पीएम आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को कथित तौर पर यह नहीं पता था कि संदिग्ध व्यक्ति कहां से आया था। संदिग्ध को तुरंत इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हिरासत में ले लिया है और उसे एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जियो न्यूज ने बताया कि सूत्रों ने खुलासा किया है कि संदिग्ध अफगानिस्तान का निवासी होने का दावा करता है और 3 अलग अलग रास्तों से होकर पीएम आवास तक पहुंचा था। उन्होंने कहा कि सीटीडी, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कैसे प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुआ। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान गरीबी की हालात में तो जी ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ देश का प्राइम मेंबर भी सुरक्षित होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुनने में आता है कि पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी सैनिकों को काफी ज्यादा परेशान करती है दोस्तों, और गरीबी का असर हर तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं और बड़ी
खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से ही खबर। अमेरिकी थिंक टैंक की चेतावनी, कहा अगर डिफॉल्टर घोषित हुआ पाकिस्तान तो होगा गंभीर असर। जी हां, पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश के केंद्रीय बैंक में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम का मुद्रा भंडार रह गया है। महंगाई आसमान छू रही है और आटा हासिल करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस बीच अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से जून 2026 तक 77.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना पड़ेगा। नकदी संकट से जूझ रहे देश को इसके विघटनकारी प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। देश के प्रमुख समाचार चैनल जियो न्यूज ने शुक्रवार को खबर दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस यानी यूएसआईपी ने एक विश्लेषण प्रकाशित किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि आसमान छूती महंगाई, राजनीतिक खींचतान और बढ़ते आतंकवाद के बीच विदेशी ऋण दायित्वों में चूक के कारण डिफॉल्टर होने के खतरे का सामना कर रहा है पाकिस्तान। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की जनता की असर बहुत बुरी हो जाएगी। मरने मारने तक का संकट आ सकता है और पूरी दुनिया में जो कभी नहीं हुआ वो महामारी पाकिस्तान में फैल सकती है। बहरहाल दोस्तों, आपको अगर पाकिस्तान पर एक सवाल का जवाब देना हो दोस्तों तो आप क्या कहेंगे? आखिर पाकिस्तान की ऐसी स्थिति किसने की है? क्या वजह रही कि आज पाकिस्तान ऐसा होता जा रहा है दोस्तों? तो देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। साथ ही साथ बात करें अगली खबर की, जहां क्या चीन के जाल में फंस चुका नेपाल? बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों का गरीबी से हुआ बुरा हाल। बता दें, भारत का पड़ोसी देश नेपाल चीन के जाल में फंसता नजर आ रहा है। इसके चलते सीमा पर रहने वाले नेपाल के ग्रामीण लोग गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। बीजिंग के साथ व्यापार बंद होने के बाद चीन सीमा पर स्थित नेपाल के मुगु जिले के ग्रामीणों की हालत बेहद खराब है। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की शुरुआत में बॉर्डर सील कर दिया गया था, जिसके चलते नेपाल के इस उत्तर पश्चिमी कोने में सैकड़ों परिवार गरीबी के कगार पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन की सीमा से सटे मुगु जिले के निवासियों ने बताया कि बीजिंग की अनियमित व्यापार नीति के चलते उनके हाल बेहाल है। मुगुम कर्मा रोंग ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष तशी रिंग कयाप ने लामा ने कहा कि ग्रामीण नगर पालिका में लगभग 45% स्थानीय लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। लामा ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या एक साल में 38 से बढ़कर 45% हो गई है। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर फिर एक बार कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दिया है दोस्तों। कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। बड़ी खबर बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हर बार की तरह केंद्र को घेरने की कोशिश की दोस्तों। उन्होंने शनिवार को कहा कि यदि विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ चुनाव जीतना है तो उन्हें एकजुट होना ही होगा। श्रीनगर से लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि चर्चाएं चल रही हैं और मैं एकता के मोर्चे पर अच्छे परिणाम देख सकता हूं। अब्दुल्ला ने अनंतनाग जिले के लारनू में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि गठबंधन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें एकजुट करेगी। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ सकते, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल भी एकजुट होने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम चुनाव जीत सके। वो एक शोक सभा में शामिल होने लारनू आए थे। पाठ्य पुस्तकों से मुगलों से संबंधित कुछ अंशों को हटाने के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा वे शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भूलेंगे। उन्होंने 800 वर्षों तक शासन किया। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई को डर नहीं लगा। जब वे ताजमहल दिखाएंगे तो वे क्या कहेंगे कि इसे किसने बनवाया है। वे फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहेंगे जहां मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से पहले थी। वे हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे छिपाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतिहास नहीं बदलेगा, हम नहीं रहेंगे, लेकिन इतिहास वहीं रहेगा। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ गाँव का नाम बदलने पर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत उस दावे को मानने को तैयार नहीं है जो चीन ने पहले भी किया था। तो दोस्तों यही सारी बातें फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए बोला है, जो कि हर बार की तरह फारूक अब्दुल्ला का यही कार्य है दोस्तों। जब भी बयान देते हैं केंद्र सरकार और मोदी जी के खिलाफ ही होता है। अब ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो फारूक अब्दुल्ला के इन बयान को लेकर कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तानी हिंदू सांसद ने पाकिस्तान के संसद में कहा कि मेरे संसद में बैठे साथी कहते हैं कलमा पढ़कर मुस्लिम बन जाओ। जी हां, बता दें पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद ने अपने संसद के साथियों पर आरोप लगाया है कि वे उनसे हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनने का दबाव बनाते हैं। हिंदू सांसद का आरोप है कि संसद के मुस्लिम सांसद उन्हें कहते हैं कि कलमा पढ़कर मुस्लिम बन जाओ। दानिश का दोस्तों ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी हिंदू सांसद दानिश कुमार जो कि बलूचिस्तान के नेता है,
उन्होंने संसद में अपने वक्तव्य के दौरान आक्रोश में कहा कि मुझ पर मुस्लिम बनने का दबाव डाला जाता है, मुझे इस्लाम के उपदेश ना दिए जाएं। उन्होंने दोस्तों कटाक्ष करते हुए जवाब देते हुए कहा कि पहले अपराधी मुसलमानों को इस्लाम सिखाओ, फिर मुझसे मेरा धर्म बदलने के लिए कहना। जी हाँ, हिंदू सांसद दानिश पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और गरीबी की हालत पर चिंता जताते हुए अपना वक्तव्य दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रमजान के पवित्र महीने में भी खाद्य जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दानिश ने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझसे ये वादा किया जाए कि जब तक उन लोगों से इस्लाम का पालन नहीं करवाते तब तक मुझ पर तबलीग नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों अब आप पाकिस्तान से आ रही इस खबर को समझिए कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सांसद पर हिंदू से मुसलमान बनाने का दबाव डाला जा रहा है, तो दोस्तों वहां पर आम नागरिक यानी कि आम अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या हाल हो रहा होगा, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल आप क्या इस पर दोस्तों राय देना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक जिन्होंने नहीं किया है अभी तक प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिका से ताइवान की दोस्ती देख भड़क गया ड्रैगन, आनन फानन में भेज डाली सेना, अब क्या होकर रहेगा युद्ध बता दें। ताइवान को अमेरिका के करीब आना एक बार फिर नागवार गुजरा है। नतीजा ये हुआ है कि चीन ने शनिवार को ताइवान की तरफ बड़ी संख्या में युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। ताइवान की सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है, इससे दोनों देशों के बीच युद्ध भड़कने के आसार बनने लगे हैं। बता दें कि चीन ने यह कदम उस वक्त उठाया है जबकि ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी से मिलकर लौटे हैं। गौरतलब है कि चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन की आर्मी यानी पीएलए ने कहा कि लड़ाकू तैयारी से संबंधित 3 दिवसीय गश्त की शुरुआत ताइवान के लोगों के लिए एक चेतावनी है। पीएलए ने यह भी संकेत नहीं दिया कि वो इस गश्त में पिछले अभ्यास की तरह मिसाइलों को शामिल करेगा या नहीं, जिससे क्षेत्र में समुद्री और हवाई परिवहन प्रभावित हुआ था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मैकार्थी ने गुरुवार को कैलिफोर्निया में राष्ट्रपति त्साई इंग वेन के साथ बातचीत की थी। इसी के साथ वो उन विदेशी जनप्रतिनिधियों में शामिल हो गए थे जो चीन की धमकी के बीच वेन से मिले। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां यूक्रेन की विदेश उप मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर आएंगी भारत, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। बता दें यूक्रेन की प्रथम विदेश उप मंत्री अमीन झापरोवा रविवार को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रही हैं। पिछले साल रशिया यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में झापरोवा की भारत यात्रा की घोषणा की, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन की विदेश मामलों की प्रथम उप मंत्री अमीन झापरोवा 9 से 12 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक झापरोवा विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा के साथ बातचीत करेंगी। इस दौरान दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चाएं करने, यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने की उम्मीद है। तो दोस्तों वहीं ये माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन आने का निमंत्रण दे सकती हैं। झापरोवा विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री से भी मुलाकात करेंगी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां शहबाज सरकार की कारनामों से विदेशों में उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक, इमरान खान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों पर साधा सीधा निशाना। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तानी हुक्मरानों पर लगातार हमलावर हैं। अपनी रैलियों में वे पाकिस्तान की शहबाज सरकार को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हाल के समय में उन पर कई मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, लेकिन वे शहबाज सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। देश में गरीबी, महंगाई और कंगाल हालात पर वे पहले ही शहबाज सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इसी बीच इमरान खान ने ताजा ट्वीट किया, इसमें शहबाज सरकार पर फिर निशाना साधा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के सुप्रीमो इमरान खान ने कहा कि शहबाज सरकार के कारनामों की वजह से विदेशों में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये नहीं मालूम है कि उनके कारनामों की वजह से विदेशों में पाकिस्तान का कितना मजाक उड़ता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर कई चार्ज लगे हुए हैं। इस पर इमरान ने अपने ट्वीट में कहा कि पूर्व पीएम यानी उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान का ही मजाक उड़ता है। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां सुनामी लाने पर उतारू नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, एक बार फिर समुद्र में उतारा परमाणु ड्रोन। जी हां, बहुत बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार एक के बाद एक अपनी सामरिक शक्तियों का विस्तार कर रहा है। होइल 1 के बाद इस बार होइल 2 उत्तर कोरिया ने एक बार फिर परमाणु हथियार से लैस ड्रोन का परीक्षण किया है। ये ड्रोन समुद्र के अंदर हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन ने शनिवार को इस ड्रोन का
परीक्षण कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उत्तर कोरिया पहले ही होइल एक ड्रोन का सफल परीक्षण कर चुका है। इसके एक हफ्ते के भीतर उन्होंने होइल 2 ड्रोन का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार KCNA ने दावा किया है कि यह परीक्षण 4 से 7 अप्रैल के बीच किया गया। उत्तर कोरियाई भाषा में होइल शब्द का अर्थ सुनामी होता है। KCNA ने यह भी कहा है कि नॉर्थ कोरिया समुद्र के अंदर हमले की स्थिति में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, और दोस्तों ये इतना खतरनाक है कि समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी पैदा कर सकता है। साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां मुस्लिम राष्ट्र एक हूं, तुर्की ईरान ने मिलाया हाथ इजराइल के खिलाफ। आखिर क्या हुई बात बता दें। तुर्की और ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एक होने का आह्वान किया है। शुक्रवार को तुर्की और ईरान के राष्ट्रपतियों ने इजराइल के खिलाफ साझा बयान में ऐसा कहा। दरअसल यहूदी बहुल आबादी वाले देश इजराइल की ताकत से सभी वाकिफ हैं। परमाणु संपन्न इजराइल किसी भी युद्ध की सूरत बदल सकता है। दूसरी तरफ इस साल की शुरुआत से ही इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हिंसा में तेजी ने ईरान और तुर्की को परेशान कर दिया है। इजराइल पर फिलिस्तीनियों के पवित्र स्थलों को बर्बाद करने का भी आरोप है। तुर्की और ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC और संयुक्त राष्ट्र से पवित्र स्थानों की स्थिति बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया है। एर्दोगन और रईसी ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत की और इसी सप्ताह के शुरू में पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर पर इजराइल के हमले तनाव बढ़ने पर चर्चा की। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां यूक्रेन ने मार गिराया रूसी लड़ाकू विमान Su-25। वीडियो जारी करके किया बड़ा दावा। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान दोनों देशों ने अपने हजारों सैनिकों को खोया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि शुक्रवार यानी 7 अप्रैल को उसके पैरा 2% ने रूसी Su-25 फ्रॉग फुट वॉर प्लेन को मार गिराया। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में शुक्रवार को यूक्रेनी एयरबोर्न असॉल्ट फोर्स की आर्मी यूनिट के एक एयर सिक्योरिटी ने रूसी Su-25 ग्रेच को हमले में मार गिराया। हालांकि ये अभी तक साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है कि हमले में रूसी विमान को मार गिराने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया था। हमले से जुड़ा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि प्लेन में आग लग गई है और पायलट प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बात करें एक और खबर की, जहां कटोरा लेकर अमेरिका जा रहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने रद्द कर दिया दौरा और दे दिया ये बयान। बता दें इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा, आप सभी जानते ही हैं दोस्तों। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, जहां कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने अमेरिका के दौरे पर जाने का ऐलान किया था। उन्हें अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज की बात करनी थी, तो वहीं परसों यानी शुक्रवार 7 अप्रैल को उन्होंने फैसला किया कि अब वो अमेरिका के दौरे पर नहीं जाएंगे। ARY न्यूज के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को देश के गहरे राजनीतिक संकट का हवाला देते हुए अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की आगामी वार्षिक स्प्रिंग बैठकों में भाग लेने के लिए 10 से 16 अप्रैल तक अमेरिका जाने की उम्मीद थी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। इसी से जुड़ी, जहां रमजान में भी बेरहम है पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, नहीं दे रहा अपने लोगों को गैस सिलेंडर। सहरी और इफ्तार पर गहराया संकट। बता दें रमजान का महीना चल रहा है और सहरी और इफ्तार के लिए घर में गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन आलम यह है कि गैस का भीषण संकट पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया है। घंटों लोड शेडिंग अब रोज की बात हो गई है। कराची शहर में स्थिति विशेष रूप से बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने पहले ही घोषणा कर दी है कि देश के आम लोगों को 24 घंटे गैस की आपूर्ति करना संभव नहीं है। अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पाकिस्तान की आवाम कितनी परेशान होगी। अब ये पाकिस्तान इतना परेशान अलग होने पर भी नहीं हुआ था जितना आज दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां दूसरे देश का टूल ना बने WHO। बता दे कोरोना की जानकारी जब WHO ने मांगा तो चीन बौखलाते हुए दे दिया ये बेतुका जवाब। बता दे कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने ही सही समय पर दुनिया के साथ जानकारी साझा नहीं की। चीन पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने कोरोना को पूरी दुनिया में फैलने दिया, लेकिन कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। गुरुवार को WHO के महानिदेशक ने चीन से कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में जानकारी साझा करने को कहा था। इस पर चीन ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC का कहना है कि इस मुद्दे का WHO राजनीतिकरण
संक्रमण न होने दे। चीन ने WHO से कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चीन के स्वास्थ्य अधिकारी शेन होंगबिंग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वायरस के स्रोत का राजनीतिकरण करने से बचने या दूसरे देश का टूल न बनने की चेतावनी दे दी। जी हाँ, यानी कि WHO ने बड़े प्यार से दोस्तों चाइना से रिपोर्ट मांगा, लेकिन चाइना बौखलाते हुए उल्टा WHO को कह रहा है कि दूसरे देश का टूल ना बने WHO। ऐसे में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति चाइना के साथ होती नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या जवाब देंगे बताइएगा जरूर। और सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें दोस्तों, जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया करके हमको ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्विटर अकाउंट का लिंक दे दिया है दोस्तों, कृपया करके उसको फॉलो जरूर करें। देखते हैं कितने लोग जाते हैं उसको फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद हमको एक DM जरूर करें ताकि हम तुरंत आपका वहां रिप्लाई देंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी। जी हाँ दोस्तों, ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आखिर क्यों लगाया जा रहा है ऐसा कयास आपको बता दें। पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद एक और बड़ा नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाला है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उन्होंने पंजाब में कुछ बीजेपी नेताओं से मुलाकातें की हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने बीजेपी पर फर्जी खबर फैलाने का भी आरोप लगाया है। जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव और कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला जेल से रिहा होने के बाद इन अटकलों को हवा मिली है। बहरहाल एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां अजित पवार ने की PM मोदी जी की जमकर तारीफ और कांग्रेस को लपेटा। जी हाँ, कहा ये मोदी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। जी हाँ, और EVM का भी किया सपोर्ट। बता दें NCP नेता अजित पवार ने चुनाव में EVM के इस्तेमाल का समर्थन किया है। पवार ने कहा कि मुझे EVM पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति EVM में हेरफेर नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रणाली है। हारने वाली पार्टी EVM को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। दरअसल NCP नेता से पूछा गया कि MVM में शामिल शिवसेना यानी उद्धव के मुखपत्र सामना में EVM को लेकर निशाना साधा गया है। सामना में केंद्र सरकार को बांग्लादेश की तरह EVM की जगह बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की चुनौती दी। इसको लेकर अजित पवार ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से EVM पर पूरा भरोसा है। अगर EVM खराब होती छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार नहीं होती। पवार ने कहा कि EVM में हेरफेर करना एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये बड़ी प्रणाली है। अगर किसी तरह ये साबित हो जाता है कि EVM से छेड़छाड़ की गई तो देश में बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा। कभी कभी कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो हार नहीं सकते और फिर EVM पर आरोप लगाने लगते हैं और इससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन ये लोगों का वास्तविक जनादेश है। तो वहीं PM मोदी की डिग्री और सावरकर जैसे मुद्दों पर NCP का स्टैंड पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे उसने PM मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गई। तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं है? उनके खिलाफ बहुत बयान दिए गए, लेकिन वो और भी लोकप्रिय होते चले गए और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीता। अब 9 साल बाद इन मुद्दों को निकालने का क्या फायदा? ऐसे में दोस्तों अजित पवार ने एक एक बात सटीक कहते नजर आए हैं। अगर आप भी मानते हैं अजित पवार ने मोदी जी को लेकर और उद्धव ठाकरे पर जो जवाब दिया है बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अगर आप भी SBI के ग्राहक हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर है। SBI ग्राहक SMS या मिस्ड कॉल से कैसे कर सकते हैं अपने बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट को चेक, उसका पूरा तरीका, नया तरीका निकलकर सामने आया है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फ्री मिस्ड कॉल और SMS बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है, जो यूजर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर अपने अकाउंट का बकाया राशि, मिनी स्टेटमेंट और बहुत कुछ चेक करने की सुविधा प्रदान करता है। SBI क्विक मिस्ड कॉल बैंकिंग सर्विस के तौर पर जाने वाले फीचर में ग्राहक मिस्ड कॉल देकर या प्री डिफाइंड नंबर्स पर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स के साथ एक SMS भेजकर इस फीचर के जरिए बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर यह फीचर सिर्फ बैंक में किसी खास अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए एक्टिवेट की जा सकती है। SBI ने कौन कौन से नंबर जारी किए हैं दोस्तों, वो सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री
श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।